एक सदी से भी अधिक समय से रूस की रेलवे उसकी साम्राज्य की रीढ़ रही है, मूल रूप से एक लोहे का कंकाल जो उसकी सेनाओं को आगे बढ़ाता है और उसकी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देता है। आज वह संकट में है और उसकी रीढ़ टूट रही है। रेलवे नेटवर्क कम माल ढुलाई और 3 लाख से ज्यादा बेकार डिब्बों से जाम है। 60 के दशक के बाद ट्रेनें सबसे धीमी हैं, जो सिर्फ आर्थिक विफलता से बड़ी समस्या दिखाती हैं। प्रतिबंधों और युद्ध से देश तनाव में है। रूस का ढांचा कमजोर कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें मोर्चे और वित्तीय काले छेदों का पता लगाना होगा। साइबेरिया के दूर इलाकों में जाना होगा, जहां उसका भविष्य पटरी से उतर रहा है। रूस की आर्थिक रिपोर्टों और माल ढुलाई रिकॉर्ड में अन्य वस्तुएं शब्द छुपा होता है, जो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था की गुप्त भाषा है। ये 2 शब्द ऐसी चीजें हैं जिन पर सब निर्भर हैं, पर कोई बात नहीं करना चाहता। परिवहन विश्लेषकों और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार अन्य वस्तुएं शब्द सैन्य माल के लिए कोड है जो कारखानों और अराल्स से आ रहा है। सुदूर पूर्व में इन ट्रेनों में जंग के मैदान से लौटे हुए क्षतिग्रस्त टैंक भरे होते हैं, जो मरम्मत डिपो की ओर पूर्व की तरफ जा रहे हैं, और मरम्मत के बाद तैयार किए गए टैंकों की ट्रेनें फिर पश्चिम की ओर लौटती हैं। इन युद्ध मशीनों को उतारने के लिए विशेष स्टील, रसायन और उन्नत घटकों जैसी सामग्री हथियार कारखानों में भेजी जाती है। जहां नागरिक अर्थव्यवस्था सामान भेजती है, वहीं युद्ध मशीन दूसरे सामान भेजती है, और रूस में युद्ध मशीन हमेशा सबसे पहले खाती है। इस सैन्य माल परिवहन की विशालता समझने के लिए आपको पृथ्वी की प्रमुख यात्राओं में से एक का अनुसरण करना होगा। यह शुरुआत रूस के दूर पूर्वी बंदरगाह पर होती है, जहां उसकी मुलाकात उत्तर कोरिया से होती है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंटेनर जहाज़ों से उतारे जाते हैं, जिनमें लाखों पुराने और अविश्वसनीय तोप के गोले होते हैं। ये कंटेनर ट्रेन पर लादकर उत्तर कोरियाई शैल एक्सप्रेस शुरू होती है। यह ट्रेन रूस में 5000 मील से ज्यादा चलकर यूक्रेन की खाइयों तक जाती है। यह धीमी गति से चलने वाली कम तकनीक वाली सहायता की कन्वेयर बेल्ट है, एक प्रतीक है कि रूस की प्रमुख रेलवे अब उधार लिए गए गोला बारूद की डिलीवरी सेवा बनकर रह गई है। क्रेमलिन का मोर्चे पर आपूर्ति पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करना ऐसा परिणाम ला रहा है जो देश के बाकी हिस्सों का गला घोंट रहा है। 25 के पहले 9 महीनों में रूसी रेलवे पर कुल माल लदान करीब 7% घटा। एक खाली मालगाड़ी सोचिए, जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक 4 बार जा सकती है। अब कम माल ढोया जा रहा है, लेकिन बाकी सामान की परिवहन दर समान है। जैसे जैसे और सैन्य माल पश्चिम भेजा जा रहा है, नागरिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। रेलवे अब लगभग हर उस चीज को बहुत कम मात्रा में ढो रही है जो एक सामान्य देश का निर्माण करती है और उसे शक्ति देती है। निर्माण कार्य बंद है। रेलवे से भवन सामग्री सीमेंट की ढुलाई में भारी गिरावट आई है। नए आवास निर्माण में 1/4 से ज्यादा गिरावट आई है, खासकर मॉस्को और उसके क्षेत्र में। सरकारी सब्सिडी से चला निर्माण बूम खत्म हो गया है। स्टील ढुलाई और निर्यात दोनों में गिरावट आई है। यह धातु कर्म क्षेत्र में देरी और घरेलू उत्पादन में गिरावट को दिखाता है, जिससे रूस के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। कोयला और तेल उत्पादों में गिरावट का कारण प्रमुख रिफाइनरियों का क्षतिग्रस्त होना और उनकी मरम्मत है। रूस तेजी से दोहरी अर्थव्यवस्था में गोपनीय रूप से हथियार और युद्ध सामग्री बना रहा है। दूसरे ट्रैक पर, जो एक साइडिंग पर रुका हुआ है, वहीं भविष्य बैठा है, जिसमें घरों की निर्माण सामग्री, उद्योग के लिए धातुएं और एक सुचारू रूप से चलने वाले समाज के लिए वस्तुएं शामिल हैं। युद्ध मशीन को ईंधन मिल रहा है, लेकिन वह अपनी ही व्यवस्था को नष्ट कर रही है। अन्य वस्तुओं को पूर्ण प्राथमिकता देने से एक नया स्पष्ट संकट पैदा हुआ है, जैसे लॉजिस्टिकल हार्ट अटैक ने पूरे नेटवर्क को जकड़ लिया है। इसे शतरंज के खेल की तरह सोचिए, जहां एक खिलाड़ी बार बार हर मोहरे को चला सकता है, जबकि दूसरा खिलाड़ी मजबूरन बैठा रहता है और उसके मोहरे जमे रहते हैं। यही रूस की रेलों की हकीकत है। सेना की लगातार चालों ने पूरी बिसात को जाम कर दिया है। इसका नतीजा सिर्फ देरी नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम है। 25 मार्च तक रूस की कुल रोलिंग स्टॉक का लगभग 5वां हिस्सा, करीब 3 लाख मालगाड़ी डिब्बे नहीं चल रहे थे। वे साइडिंग्स पर खड़े थे, यार्ड्स में फंसे थे
और 11 टाइम जोन में ट्रैफिक जाम कर रहे थे। यही निष्क्रिय बेड़ा है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर डिब्बे खाली नहीं बल्कि ठहरी हुई नागरिक अर्थव्यवस्था की जमी संपत्ति से भरे हैं। खाद्य खेतों, कच्चा माल फैक्ट्रियों और उपभोक्ता वस्तुएं दुकानों तक नहीं पहुंच पाती। इस भीड़ भाड़ का डोमिनो प्रभाव एक प्रणालीगत मंदी है, क्योंकि मुख्य लाइनों को हमेशा सैन्य यातायात के लिए आरक्षित रखा जाता है। जो नागरिक ट्रेनें आखिरकार चलने का मौका पाती हैं, वे भी बहुत धीमी गति से ही चल सकती हैं। मालगाड़ियों की औसत गति घटकर 40.6 किमी प्रति घंटा हो गई है, जो शीत युद्ध के बाद पहली बार इतनी कम है। अगर तुलना करें तो एक अच्छे से प्रशिक्षित मैराथन धावक 21वीं सदी की रूसी मालगाड़ी की गति के साथ दौड़ सकता है। साइडिंग्स पर खड़े रहकर क्लियरेंस का इंतजार करने में लगने वाला समय वाणिज्यिक गति को घटाकर सिर्फ 2 मील या करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। यह असहनीय धीमापन तेजी से बदलती दुनिया में आर्थिक मौत की सजा है। यह रूसी निर्यात को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक महंगा और हास्यास्पद रूप से अविश्वसनीय बना देता है। अगर रूसी अनाज या कोयला हफ्तों देर से और महंगी शिपिंग के साथ पहुंचे तो कौन खरीदेगा? रेलवे, जो कभी रूस की ताकत थी, अब उसकी कमजोरी बन गई है। देश पुरानी लॉजिस्टिक्स पर नई वैश्विक अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहा है। जहां कंटेनर जहाज और डिजिटल व्यापार तेजी से होते हैं, वहीं रूस का सामान महाद्वीप में स्पेस रेस युग जैसी धीमी गति से चलता है। इसीलिए यह गला घोंटने वाली स्थिति एक दुष्चक्र पैदा करती है, जो खुद को और मजबूत करती जाती है। युद्ध को प्राथमिकता देने की मांग होती है, जिससे भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ के कारण रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। धीमी गति से लागत बढ़ती है और व्यापार दूर होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था घटती है। अर्थव्यवस्था सिकुड़ने से रेलवे और व्यापार का राजस्व घटता है, जिससे वे राज्य की फंडिंग पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जबकि राज्य पर भी युद्ध का दबाव है। राष्ट्र की लॉजिस्टिक रीढ़ सिर्फ युद्ध का बोझ नहीं सह रही, मोर्चे को आपूर्ति मिल रही है, लेकिन बाकी देश भूखा है। रूसी रेलवे की स्थिति हमेशा पूरी रूसी अर्थव्यवस्था की सेहत का सबसे सटीक संकेतक रही है। अगर ट्रेनें चल रही हैं तो कारोबार हो रहा है, अगर वे धीमी हो रही हैं तो अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ रही है, और अगर रेलवे को घाटा हो रहा है तो यह कहीं ज्यादा गंभीर संकेत देता है। देश का आर्थिक इंजन एक साल में टूटने लगा। अब संकेतक तेज और डरावनी चेतावनी दे रहा है। रूसी रेलवे ने इतनी तेज वित्तीय सुधार की है कि यकीन करना मुश्किल है। 4 अरब रूबल, करीब $546 मिलियन मुनाफा। 24 के पहले 9 महीनों में वही मुनाफा 25 के उसी समय में घटकर $54 मिलियन के शुद्ध घाटे में बदल गया है। यह कोई गिरावट या मंदी नहीं है, यह तो पूरी तरह से ढह जाना है। नेशनल रशियन रेलवे कंपनी RJD 5 साल में पहली बार घाटे में है। सरकार अपने बड़े लक्ष्यों के लिए रूसी रेलवे जैसी सरकारी कंपनियों की आमदनी और टैक्स पर निर्भर है। अब देश के बैंक खातों में आने वाले मुनाफे गायब हो गए हैं। अब वहां एक वित्तीय काला छेद है, जिसे सुधारने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं। रेलवे अब राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए संपत्ति बनाने का साधन नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा बोझ बनता जा रहा है, जो संपत्ति को खत्म कर रहा है। समस्या को छुपाने के लिए कंपनी के नेताओं ने दिखावटी वित्तीय चालों और गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्टाचार का सहारा लिया है, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। इन खोए हुए मुनाफों के नीचे एक और भी खतरनाक समस्या छुपी हुई है। कर्ज की लत अब संकट बन गई है। माल ढुलाई से कमाई रुकी, फिर भी रूसी रेलवे ने खर्च जारी रखा और वही किया जो हताश लोग करते हैं। इसने बहुत सारा पैसा उधार लिया। इसने ऐसा वित्तीय राक्षस बना दिया है जो अब अपनी ही कंपनी को धमका रहा है। आंकड़े इतने बड़े हैं कि बिना संदर्भ के अर्थहीन हैं। रूसी रेलवे अब करीब 4 ट्रिलियन रूबल के कर्ज में डूबी है। अगर इसे समझने के लिए तुलना करें तो यह लगभग $50 अरब के बराबर है। यह राशि कई यूरोपीय देशों के वार्षिक आर्थिक उत्पादन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि नेशनल रेलवे कंपनी खुद राज्य के बाद देश की सबसे बड़ी लेनदार है और इसकी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह कर्ज कभी काबू में था, पर युद्ध के आर्थिक हालात ने इसे खतरा बना दिया। भारी सैन्य खर्च और प्रतिबंधों से पैदा हुई महंगाई से निपटने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
सोचिए, आप इस ब्याज दर को 21% तक बढ़ा सकते हैं। यह मदद की पुकार नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक की दर्द भरी चीख है। रूसी रेलवे के लिए ये मौत की सजा जैसा रहा है, क्योंकि कर्ज और ब्याज चुकाने की लागत बहुत बढ़ गई है। एक साल में ब्याज भुगतान दोगुना होकर 132 अरब रूबल लगभग 4 अरब डॉलर देना हो गया। एक पल उस पागलपन पर सोचें। कंपनी पुराने कर्जों के ब्याज पर जितना खर्च कर रही है उतना अपनी कमजोर बुनियादी संरचना में निवेश नहीं कर रही। यह अंतिम परजीवी चक्र है, जिंदा रहने के लिए उधार लेना और फिर उसकी लागत से उबरने का मौका न मिलना। क्रेमलिन घबराहट में रेलवे दिग्गज को बचाने के लिए आपात बैठकें कर रहा है और सरकार खतरनाक विकल्पों पर विचार कर रही है। हर विकल्प सिस्टम की विफलता दर्शाता है। प्रमुख योजना है कर्ज के बदले हिस्सेदारी सौदा। जिन सरकारी बैंकों ने पैसे उधार दिए थे उन्हें रेलवे में हिस्सेदारी के बदले सैकड़ों अरब की देनदारी माफ करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह विनाशकारी राष्ट्रीयकरण है जिसमें कंपनी के टुकड़े होने की कीमत चुकानी होगी। दूसरा विकल्प है कि माल भाड़ा दरें सभी के लिए बढ़ा दी जाएं। इसका मतलब है रूस में मुनाफा कमाने वाले उद्योगों जैसे कोयला और अनाज के निर्यात पर भारी छुपा टैक्स लगना, जिससे वे वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बनेंगे। कर्ज बढ़ने के साथ रूसी रेलवे प्रबंधन की कार्रवाइयों ने ऐसा घोटाला उजागर किया जिससे सिस्टम का पतन साफ दिखा। रेलवे की जीवन रेखा उसके लोकोमोटिव्स का बेड़ा है, जो विशाल इंजन है और सब कुछ खींचता है। यह बेड़ा पुराना है। इसकी 20,000 लोकोमोटिव्स में से आधे रिटायर होने वाले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा सेवा बनाए रखने के लिए रूसी रेलवे को हर साल 1000 नए लोकोमोटिव्स खरीदने होंगे। हर साल जीवित रहने की लागत कम से कम 0.7 अरब डॉलर है, जो व्यवस्था को चालू रखने और ठप होने से बचाने के लिए जरूरी है। जब माल ढुलाई गायब हो रही थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था, तब रूसी रेलवे के नेतृत्व ने एक चौंका देने वाला सौदा मंजूर किया। 19 अरब डॉलर में से निवेश के लिए तय राशि में से उन्होंने सिर्फ 2.4 अरब डॉलर खर्च किए, वो भी नए डिपो या आधुनिक सिग्नलिंग पर नहीं। इसके बजाय उन्होंने मॉस्को सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लग्जरी गगनचुंबी इमारत खरीदी, जिसका उपयोग नए कॉरपोरेट कार्यालयों के लिए होना था। साइबेरिया में इंजीनियर स्पेयर पार्ट्स मांग रहे थे, जबकि मॉस्को के नौकरशाह नई लॉबी के लिए मार्बल चुन रहे थे। यह निवेश का सबसे बड़ा विरोध है जब मशीनरी की बजाय प्रबंधकों के लिए महल चुने जाते हैं। यह सिर्फ संचालन में गलती नहीं बल्कि संपत्ति का सीधा स्थानांतरण है। पैसा मेहनती फैक्ट्रियों से लेकर छोटे बेईमान अभिजात्य वर्गों को दिया जा रहा है। गगनचुंबी इमारत उस सरकार के लिए स्थायी मूर्ति जैसी है जिसने अपना काम भूल गया। यह राजधानी में ताकतवर दिखने को चुनती है, न कि सड़कों व बिजली लाइनों की मजबूती पर। निवेश बजट घटने के बाद रूसी रेलवे को कटौती की घोषणा करनी पड़ी। इस निवेश कार्यक्रम में प्रतिशत कटौती हो रही है। इसका मतलब है कि नए इंजन नहीं खरीदे जाएंगे, जर्जर पटरियों की पूरी तरह मरम्मत नहीं होगी और संकट से उबरने के लिए जरूरी आधुनिकीकरण को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। पिछली गलतियों की भरपाई के लिए स्काई स्क्रैपर की खरीद से जानबूझकर भविष्य को नुकसान पहुंचा और नेटवर्क का क्षय जारी रहा। यह घोटाला पैसों की परेशानी और खराब प्रबंधन को एक आदर्श भ्रष्ट गठजोड़ में बांधता है। युद्ध के दबाव ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे भारी कर्ज हो गया। समस्या सुलझाने के बजाय नेताओं ने ट्रॉफी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चुरा लिए। हालात और भी खराब हो गए हैं क्योंकि गायब हुए मुनाफे और लापरवाह खर्च ने उस पूरी तबाही का रास्ता बना दिया है जो हम अभी देख रहे हैं। जरूरी संसाधनों की जगह शानदार कांच की इमारत चुनने पर रूसी रेलवे को भारी कटौती करनी पड़ी है। उसने बजट में 40% कमी की है। यह लगभग 600 अरब रूबल या 7.4 अरब डॉलर है। यह समझदारी नहीं, आत्मसमर्पण है। वे आज की नाकामियों को छुपाने के लिए रेलवे नेटवर्क का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। ये कटौतियां उन्हीं जरूरी चीजों पर असर डालती हैं जिनकी कंपनी ने हाल ही में जरूरत बताई थी। हर साल 1000 नई ट्रेनें खरीदने का सपना अब अधूरा है। महत्वपूर्ण ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर जर्जर पटरियों की मरम्मत के लिए पैसे गायब हो गए हैं। पुराने उपकरणों को आधुनिक बनाने, टूटी हुई पुलों की मरम्मत करने और प्रतिबंधों के कारण रुके हुए पुर्जे लाने के लिए फंड्स या तो फ्रीज कर दिए गए हैं या काट दिए गए हैं। इस वित्तीय संकट की मानवीय कीमत पहले ही महसूस की जा रही है, जो मॉस्को की ऊंची इमारतों से दूर है। रूसी रेलवे ने खर्च बचाने के लिए कर्मचारियों पर हर महीने 2 दिन की अनिवार्य बिना वेतन छुट्टी लागू की है।
कई लोगों के लिए इससे भी बुरा, अक्टूबर में कंपनी को पहली बार कर्मचारियों की छंटनी शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कंपनी के लिए एक खतरनाक मौत का चक्रव्यूह पैदा करता है। पूरा सिस्टम धीमा पड़ रहा है क्योंकि पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। फिर भी कंपनी उन्हीं लोगों को निकाल रही है जिनकी जरूरत चीजों को चलाते रहने के लिए है, क्योंकि वेतन गायब हो रहे हैं। इसी के साथ टीम की भावना भी खत्म हो रही है। जो कुशल कर्मचारी बचे हैं वे भी नौकरी छोड़ने को तैयार हैं, जिससे स्टाफ की कमी बढ़ रही है। इसी संकट पर आगे चर्चा होगी। ये छंटनियां नई डरावनी हकीकत को साबित करती हैं। दशकों तक मुश्किल समय में भी रेलवे को राष्ट्रीय एकता और शक्ति बनाए रखने के लिए लगातार निवेश के योग्य एक प्राथमिकता के रूप में देखा जाता था। अब इसे एक असफल फैक्ट्री की तरह देखा जा रहा है। सरकार बचाव पैकेज नहीं दे रही, बल्कि रेलवे को खुद नष्ट करने पर मजबूर कर रही है। यूक्रेन में युद्ध सिर्फ मोर्चे पर सैनिकों को ही नहीं निगल रहा है, बल्कि यह उन कुशल कामगारों की फौज को भी तोड़ रहा है जो देश को चलाते हैं। जहां कर्ज की गणना खरबों रूबल में की जाती है, वहीं जनशक्ति संकट हजारों में गिना जाता है। आधिकारिक आंकड़े चौंका देने वाले हैं। रूसी रेलवे को अभी करीब 500 इंजीनियर और 3000 लोकोमोटिव ड्राइवर कर्मचारी चाहिए। समस्या की गंभीरता को समझने के लिए इसे इस तरह से देखें। हर दिन 200 मालगाड़ियां स्टेशन से नहीं निकल पाती क्योंकि उन्हें चलाने वाला नहीं है। हालात बेहद गंभीर हैं। यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह रोजाना सेवा का नुकसान है और उन जरूरी आपूर्तियों पर लगातार चोट है जिन पर हमारा देश निर्भर करता है। युद्ध की कठोर अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन की भारी मांग से मैन पावर की कमी हुई है। कई कुशल कामगार सेना में भर्ती हो गए हैं और भी बहुत से लोगों को सेना में भर्ती होने पर मिलने वाले भारी भरकम साइन अप बोनस ने आकर्षित कर लिया है। उन्हें इतनी बड़ी रकम दी जा रही है जो उनकी रेलवे की तनख्वाह से कहीं ज्यादा है, और एक बड़ी संख्या में लोगों ने हालात को भांपते हुए देश छोड़ दिया है। वे उस व्यापक ब्रेन ड्रेन का हिस्सा बन गए हैं जिसने रूस को उसके पेशेवर लोगों से वंचित कर दिया है। रेलवे सिस्टम रक्षा मंत्रालय की मोटी जेबों से मुकाबला कर रहा है, लेकिन इसमें हार रहा है। जिन वित्तीय कटौतियों की हम बात कर रहे हैं वे इस संकट को और भी गंभीर बना रही हैं, जिससे गिरावट का एक दुष्चक्र बन गया है। अनिवार्य बिना वेतन की छुट्टियां और छंटनी की शुरुआत केवल लागत बचाने के उपाय नहीं हैं, बल्कि ये शेष कर्मचारियों के लिए एक संकेत हैं। वे इंजीनियरों और ड्राइवरों से कहते हैं कि उनकी नौकरी अब अनमोल नहीं, भविष्य अस्थिर है और बाहर निकलने पर विचार करें। तो ठीक उसी समय जब सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की जरूरत है, वह सक्रिय रूप से उसे दूर कर रहा है। यह मानव संसाधन की कमी तेजी से बढ़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि देरी और बढ़ेगी, क्योंकि रखरखाव और भी खराब होता जाएगा और रेलवे नेटवर्क की मजबूती कम होती जाएगी। यह मानवीय संकट रेलवे की समस्याओं को यांत्रिक से अस्तित्वगत बना देता है। एक लोकोमोटिव को समय और पुर्जों के साथ मरम्मत किया जा सकता है और ट्रैक के एक हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन एक अनुभवी ड्राइवर जो ट्रांस साइबेरियन ट्रैक के हर मोड़ को जानता है, वह इंजीनियर जो सुनकर ही जटिल इंजन ठीक कर लेता है, उसकी यह कला दशकों में बनती है। ऐसे विशेषज्ञों की जगह लेना आसान नहीं। युद्ध और फंडिंग की कमी उपकरणों के साथ रेलवे की याददाश्त भी मिटा रही है। मतलब अगर कल पैसा मिल भी जाए तो सिस्टम चलाने वाले बहुत कम लोग बचेंगे। कुशल कर्मचारियों की कमी का सीधा असर दिखेगा। जिन मशीनों को वे पहले ठीक किया करते थे वे अब खराब हो रही हैं। एक आधुनिक ट्रेन इंजन दुनिया भर के हिस्सों से बनाया जाता है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों ने उन सप्लाई को बंद कर दिया है। इससे मरम्मत की दुकानों को मरती हुई मशीनों के कब्रिस्तान में बदल दिया है। यह संकट प्रतिबंधों और भुखमरी का है। मुख्य पुर्जे जैसे बियरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम पहले यूरोप व अन्य देशों से आयात होते थे। अब आपूर्ति पाइपलाइनें बंद हैं। परिणाम पूरी तरह रुकना नहीं बल्कि दर्दनाक लंगड़ाहट है। लोकोमोटिव और मालगाड़ियां पुर्जों के इंतजार में सेवा से बाहर रहती हैं, जो कभी नहीं आते। अगर वे चलती भी हैं तो धीमी चलती हैं और अक्सर खराब होती हैं, क्योंकि वे अस्थायी या जुगाड़ू समाधान पर चल रही होती हैं। रूस घरेलू पुर्जे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है और उपलब्ध पुर्जे कम गुणवत्ता के हैं जो जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। इसका सीधा मतलब है कि रेलवे नेटवर्क सिर्फ पुराना नहीं हो रहा, बल्कि तकनीकी रूप से भी अतीत में फंसा हुआ है। इस गिरावट को भविष्य के लिए असफल उत्पादन लाइन और भी बढ़ा रही है। रूस में नए लोकोमोटिव का निर्माण रुक गया है। 25 के पहले हिस्से में मुख्य लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन 13% गिर गया, जबकि डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन 6% कम हो गया। यह गिरावट रूस पर प्रतिबंधों और सप्लाई चेन की गड़बड़ी का नतीजा है, जिससे फैक्ट्रियां जरूरी पुर्जे नहीं जुटा पा रही हैं।
स्पेयर पार्ट्स की कमी से मौजूदा बेड़ा जल्दी खराब हो रहा है और नई मशीनें कम आ रही हैं। यह सिस्टम एक चक्रव्यूह में फंस गया है। न तो वह अपने पास जो है उसे बनाए रख सकता है और न ही उसकी जगह लेने के लिए नई मशीनें बना सकता है। इससे एक हताशा भरी और विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे कैनिबलाइजेशन कहा जाता है। एक जरूरी इंजन को एक और यात्रा के लिए चालू रखने के लिए रेलवे मैकेनिकों को मजबूरन दूसरे ट्रेनों से काम करने वाले पंप, कंट्रोल पैनल, जनरेटर और कई अन्य हिस्से निकालने पड़ते हैं। यार्ड में ट्रेनों से ये हिस्से निकाले जाते हैं। यह सर्जिकल चोरी है जिसमें एक को बचाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसा होने पर दान देने वाला इंजन कबाड़ बन जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह साफ कर दी जाती है ताकि किसी और की उम्र बढ़ाई जा सके। रेलवे सिस्टम अब अपनी संपत्तियों को घटती स्पेयर पार्ट्स पूल में बदल रहा है, जिससे जनशक्ति और मशीनों का क्षय एक बड़ा अवसर बनता है। यह कमजोरी रूस की रेलवे को निष्क्रिय क्षय से सक्रिय युद्ध की ओर ले जाती है। ब्रेकिंग न्यूज, रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र में 2 ट्रेनें पटरी से उतरी। रविवार सुबह एक ट्रेन ड्राइवर की मौत से रेलवे यातायात बाधित हुआ। यह घटना रूस के पश्चिमी ओरियोल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक उपकरण फटने के कुछ घंटे बाद हुई। अब रूस के रेल नेटवर्क को यूक्रेनी बलों द्वारा लक्षित तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। ये हमले अब यादृच्छिक नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को खत्म करने की योजना है। प्रतिबंध पुर्जों की आपूर्ति रोक रहे हैं, खराब प्रबंधन पैसे बर्बाद कर रहा है और तोड़फोड़ कमजोर हिस्सों पर अचानक वार करती है। रणनीति है चोक पॉइंट्स पर हमला करना। नवंबर 2025 में सबसे बड़ा झटका तब आया जब एक शक्तिशाली विस्फोट ने खाबरोवस्क के सोसनोवका के पास ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर मालगाड़ी को पटरी से उतार दिया। यह उत्तर कोरियाई शैल एक्सप्रेस की मुख्य लाइन थी जो प्रशांत तट से यूक्रेनी मोर्चे तक गोला बारूद भेजती थी। इस विस्फोट ने सिर्फ एक ट्रेन को ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसने युद्ध मशीन को ईंधन देने वाले मुख्य लॉजिस्टिक मार्ग को काट दिया, जिससे उस महत्वपूर्ण हिस्से पर सभी यातायात एक अहम समय के लिए रुक गया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों और सहयोगी प्रतिरोध समूहों ने लोकोमोटिव्स पर आगजनी अभियान शुरू किया है। विध्वंसकों ने रूस में आग लगाने वाले मिश्रणों से कई मरम्मत डिपो और रेल यार्ड के इंजनों को जला दिया है। वे नियंत्रण प्रणालियों और ईंधन टैंकों को निशाना बनाकर मशीनों को स्थायी रूप से नष्ट करते हैं। इन हमलों का मानसिक असर भी भौतिक नुकसान जितना गंभीर है। इससे साफ है कि साइबेरिया जैसे दूर दराज इलाके भी सुरक्षित नहीं हैं। रूस को सीमित संसाधन, कर्मचारी और सुरक्षा बल नियमित रखरखाव से हटाकर हजारों मील पटरियों की सुरक्षा में लगाने पड़ते हैं। यह डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा करता है, जिससे पहले से ही बिना वेतन छुट्टी और छंटनी का सामना कर रहे कर्मचारियों का मनोबल और गिर जाता है। ये हमले एक ऐसे रेल नेटवर्क का फायदा उठाते हैं जो ट्रैफिक से जाम है और थके हारे हतोत्साहित कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। यह नेटवर्क पुराने उपकरणों पर निर्भर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। सेबटर्स को बस असफल सिस्टम को आखिरी धक्का देना होता है, पूरा सिस्टम नष्ट करना जरूरी नहीं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के भीड़ भाड़ वाले एकल ट्रैक वाले हिस्से पर एक अच्छी तरह से निशाना साधा गया धमाका ऐसी देरी पैदा कर सकता है जो 11 टाइम जोन में फैल जाती है। यूक्रेनी तोड़फोड़ उस ढांचे पर दबाव डाल रही है जो पहले ही गिरने की कगार पर है। रूस के एशिया की ओर झुकाव का मुख्य कारण यूरोपीय बाजारों का प्रतिबंधों से बंद होना और सिस्टम का क्षय है। क्रेमलिन की पूरी आर्थिक रणनीति चीन की विशाल संसाधनों की भूख को पूरा करने पर टिकी हुई है। सपना था कि ट्रांस साइबेरियन और बाइकाल अमूर मेन लाइन रेलवे नई सिल्क रोड बने जो पूर्व पश्चिम के बीच उच्च क्षमता का पुल हो। प्रसिद्ध मार्ग दबाव के कारण विफल हो रहे हैं। कई हिस्से सिंगल ट्रैक हैं जिससे ट्रेनों को दूसरी ट्रेन के गुजरने के लिए जंगल में घंटों इंतजार करना पड़ता है। सीधे तौर पर इसका नतीजा यह है कि इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए बनाए गए भव्य भू राजनीतिक परियोजनाओं को रद्द किया जा रहा है। योजना बनाई गई नॉर्दर्न साइबेरियन रेलवे जो साइबेरिया को सीधे उत्तर पश्चिमी चीन से जोड़ने के लिए एक नई धमनी के रूप में डिजाइन की गई थी, उसे क्रेमलिन द्वारा औपचारिक रूप से अव्यावहारिक घोषित कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह इसकी 124 अरब डॉलर की अनुमानित लागत है। लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य के स्वामित्व वाली रूसी रेलवे के पास अब न तो वित्तीय ताकत है और न ही संचालन क्षमता कि वह ऐसे किसी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सोच भी सके। इस अविश्वसनीय सिस्टम के कारण दुनिया विकल्प ढूंढ रही है। चीन के लिए रूसी रेलवे का इस्तेमाल अब सिरदर्द है। अब
चीनी अधिकारी मध्य एशिया और कैस्पियन सागर के रास्ते वैकल्पिक मार्गों में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। वहाँ की पटरियाँ भले ही इतनी आधुनिक ना हों, लेकिन वे तेज और ज़्यादा भरोसेमंद हैं। कई कंपनियां तो यूरोप के तट के चारों ओर लंबी नाव यात्रा को भी चुन रही हैं। इसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन यह सस्ती और ज़्यादा स्थिर है। टूटता हुआ रेलवे सिस्टम आम रूसी नागरिकों को खास तौर पर प्रभावित कर रहा है, खासकर जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और निर्यात से पैसा कमाते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि चीन जाने वाली ट्रेनों को पहले भेजा जाए। इसका मतलब है कि स्थानीय ट्रेनें जो रूसी शहरों के लिए खाना, दवाइयां और जरूरी सामान ले जाती हैं, उन्हें किनारे कर दिया जाता है और देर हो जाती है। सरकार लंबे समय से युद्ध और व्यापार के लिए जनता की जरूरतें नजरअंदाज कर रही है। दुकानों की अलमारियां खाली हैं और लोग देश बिखरता महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के बजाय रेलवे खुद को ही बर्बाद कर रहा है। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है कि इसमें कई ड्रोन हमले दिखते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध वीडियो डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिससे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हमारे पास कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। हम खुद को सेंसर नहीं करते क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं है। हमारी साइट विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से चलती है। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।